हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं आपके साथ एक क्लास डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। तो ये जो क्लासेज है वो आपकी चंडीगढ़ पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए आपकी चल रही है। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो वहाँ पर ये सारी जो चीज़ें आपसे पूछी जाती है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को अगर नहीं किया है तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका सेकंड क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड का और जिसमें हम बात करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के चरण कौन से होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला सेशन, इसलिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। ठीक है, फेजेस यानी कि स्टेज ऑफ टीचिंग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टीचिंग के फेजेस से हम क्या समझते हैं। देखिए, हम कोई भी चीज़ें जब आप एज ए टीचर जब आप क्लास में पढ़ाएंगे या फिर अगर आप पढ़ाते हैं तो वो एक स्टेप्स के थ्रू आप गुजरते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी चीज़ अपने उठे और आपने पढ़ा दिया क्लास में। उसके एक प्रॉपर एक आप स्टेप्स में सारी चीज़ें करते हो। भाई हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर बाद में जितना बच्चों ने सीखा है आप उसका मूल्यांकन भी करते हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स है टीचिंग्स के, जितने भी ये स्टेप्स है उन सभी को हमने डिवाइड करा है किसमें, 3 पार्ट्स में। ठीक है, देखो फेजेस ऑफ स्टेजेस आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहला जो आपका फेज है वो है प्री एक्टिव स्टेज, जिसको हम पूर्व क्रिया जो है चरण जिसको बोलते हैं, ये सबसे पहली आपकी है स्टेज। सेकेंड स्टेज है इंटरैक्टिव स्टेज, जिसको हम अंत्य क्रिया या फिर संवादात्मक चरण इसको बोलते हैं। एंड थर्ड है पोस्ट एक्टिव यानी कि उत्तर क्रिया चरण इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि जब हम शिक्षण करते हैं तो शिक्षण की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इन 3 पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं कि मान लीजिए अगर आप किसी भी क्लास में जा रहे हो, लाइक अगर मैं 8th क्लास में अगर पढ़ाती हूँ और मान लो मैं अगर अलजेब्रा का या फिर कोई भी टॉपिक, हिंदी का टॉपिक है, इंग्लिश का टॉपिक अगर मैं उसको पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ, मैं उसकी प्लानिंग करती हूँ। भाई सारी चीज़ों को मैं प्लान करके चलती हूँ, मैं क्या पढ़ाऊंगी, किस मेथड से पढ़ाऊंगी, कैसे मैं प्रेजेंट करूंगी, वो सारी चीज़ें क्लासरूम में मैं किस तरीके से बच्चों को आंसर करूंगी, उनके रिस्पॉन्सेज जो होते हैं मैं कैसे उसका रिप्लाई करूंगी, साथ ही मैं कैसे उनका जो है टेस्ट वगैरह लूंगी। ये सारी एक योजना होती है, सारे स्टेप्स होते हैं शिक्षण के, तो वो सभी इन 3 चीज़ों में बटे होते हैं। सबसे पहली स्टेज मैंने आपके साथ डिस्कस करी प्री एक्टिव, ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले आप बेसिक चीज़ें समझ लो। प्री एक्टिव यानी कि पूर्व क्रियावस्था होती है प्लानिंग की, जिसमें आप शिक्षण को क्या करते हो, प्लान करते हो, यानी कि आप योजना बनाते हो शिक्षण की। ठीक है, कंप्लीट योजना बनाते हो। तो योजना यानी कि पहले क्लास से पहले वाले जो स्टेप है वो आपका प्लानिंग स्टेज में आता है, जिसमें आप पूरे कंप्लीट चीज़ों को प्लान करते हो कि भाई मैं ऐसे ऐसे सारी चीज़ करूंगी। ठीक है, सेकेंड है इंटरैक्टिव, इसमें जो आपने यहाँ पर प्लानिंग करी थी वो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो, यानी कि लागू करते हो, या फिर आप कह लो जिसका आप प्रस्तुतिकरण करते हो। ठीक है, जो आपने ऊपर प्लान करा था ना उसको आप कैसे यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, कैसे आप इस चीज़ को लागू करेंगे, वो वाला स्टेप आपका सेकेंड स्टेप हो जाता है। अब यहाँ पर आपने, ये आपकी क्लास टीचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी क्लास टीचिंग। ठीक है, यहाँ पर आप एक्चुअल में टीच करते हो क्लास में। यहाँ पर हमने प्लानिंग करी थी, यहाँ पर मैं टीचिंग करती हूँ। और जो थर्ड है इसमें आप क्या करते हो, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं। जितना आपने पढ़ाया उसमें से बच्चे ने कितना सीखा है ये आप मूल्यांकन से पता करते हो। तो ये 3 स्टेजेस आपको अच्छे से समझ में आए। अब इन 3 स्टेज के ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि स्टेप्स में चीज़ें डिवाइड हो जाती है। लाइक अगर मैं प्लानिंग करती हूँ तो वो किस तरीके से प्लानिंग करती हूँ, अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ तो कैसे हम क्लास में सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और इवैल्यूएशन तो वो किस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख दी है, जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी है, बिकॉज आपको डायरेक्टली यहीं से ही चीज़ें जो है वो पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री एक्टिव स्टेज, यानी कि जो अपनी प्लानिंग की स्टेज है। ठीक है, इसके अंदर आपके जो ऑपरेशंस है वो 4 ऑपरेशंस हैं बेसिकली, जिसमें आपका सबसे पहला जो ऑपरेशन है, सबसे फर्स्ट स्टेप आप शिक्षण का क्या करते हो प्लानिंग के अंदर, तो वो हम करते हैं फॉर्मुलेशन और फिक्सिंग अप ऑफ गोल्स। यानी कि आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो।
ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं अलजेब्रा पढ़ा रही हूँ या फिर कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं ये डिसाइड करती हूँ कि ये टॉपिक अगर मैं पढ़ाऊंगी तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका गोल क्या है, इसको पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या आ जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं अलजेब्रा पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को किसकी नॉलेज हो जानी चाहिए, बच्चों को अलजेब्रा के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो सबसे पहली जो स्टेप्स होती है वो होती है हम गोल्स को फिक्स करते हैं, यानी कि लक्ष्य क्या है हमारे, उसका निर्माण और निर्धारण करते हैं। और जब आप इस चीज को कर जाते हो, जब आपने एक बारी गोल्स यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि शिक्षण के उद्देश्य आप यहाँ पर सेट करते हो। तो एक बार जब आपने शिक्षण के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य अगर सेट कर लिए हैं, फिर सेकंड नंबर पर आपकी जो स्टेप आती है वो आती है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पढ़ाना है, लेकिन आप कंटेंट डिसाइड करोगे, आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करोगे, आप किस किस मेथड्स का क्या सामग्री आप पेश करेंगे ताकि आपका ये जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है ये आपका अचीव हो सके क्लास में। ठीक है, तो वो आपका सेकंड स्टेप है। वंस यू हैव फिनिश्ड द सेटिंग अप ऑफ गोल्स देन यू विल प्रोसीड टू सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि जो विषय वस्तु, जो सामग्री आप पढ़ाने वाले हो उसका चयन आप करेंगे। ठीक है, और ये जो चयन है वो किस पर डिपेंड करता है, भाई आपका सिलेबस क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, आपका सिलेबस क्या है, आपका करिकुलम पर डिपेंड करता है। अगर मैं 8th क्लास को पढ़ा रही हूँ तो मैं 8th क्लास के जो बच्चों का लेवल है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को यहाँ पर डिसाइड करूंगी। मैं 10th को या फिर 11th 12th का अलजेब्रा नहीं पढ़ाऊंगी इधर, मैं यहाँ पर बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग जाऊंगी, बच्चों के इंटरेस्ट को यहाँ पर चेक करूंगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, कंटेंट को सेलेक्ट करूंगी। तो मैं एक सूटेबल कंटेंट यहाँ पर बच्चों के लिए बनाऊंगी ताकि बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग वो चीजें समझ जाए। ठीक है, सेकेंड चीज हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है, आपने एक बारी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के गोल्स यहाँ पर डिसाइड कर लिया, आपने कंटेंट को डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर जो थर्ड स्टेप आ जाता है इसका फर्स्ट स्टेज का, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। यानी कि अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ बच्चों के सामने, या फिर मेरा जो टीचिंग का स्टाइल है, मेरा जो प्रेजेंट करने का तरीका वो अगर अच्छा नहीं है, तो कितना मर्जी आपका कंटेंट अच्छा हो वो बच्चों को डिलीवर नहीं हो पाएगा। आप जिस उद्देश्य के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हो वो आपका उद्देश्य फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास कंटेंट है तो आप अपने जो कंटेंट है उसको आप लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर यानी कि तार्किक क्रम में आपको वो कंटेंट जो है प्रेजेंट करना है ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो इफेक्टिव तरीके से हो सके। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो। हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा होगा ना आप सभी ने, तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो, किसी भी तरीके का कोई भी बाधा ना आए उस चीज में। ठीक है, तो आपको ऐसे सभी कंटेंट्स को क्या करना है, अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में। इसके साथ साथ आपकी स्टाइल क्या है टीचिंग की, आपकी शिक्षण की शैली क्या है, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, वो भी यहाँ पर मैटर करती है। तो एक टीचर, एक अच्छा टीचर यहाँ पर ये भी देखता है कि कंटेंट अगर मेरे पास है तो मैं उसको किस अच्छी तरीके से प्रेजेंट करूँ। लाइक अगर मैं आपके साथ अगर अपना ये डिस्कस करूँ, तो इस क्लास को यहाँ पर जो मैं ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ पर इससे पहले मैंने सारी प्लानिंग करी है कि मैंने सारी चीज़ें आपके लिए पढ़ी है, फिर मैं यहाँ पर कैसे इस चीज़ को प्रेजेंट कर रही हूँ ये मैटर करता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूँ कि ये फेज है, ये आपका प्री एक्टिव है, ये इंटरएक्टिव और ये पोस्ट एक्टिव है, मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए लिखूँ ही ना, और सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि भाई यहाँ पर होती है प्लानिंग, यहाँ पर होता है आपका जो आप क्लासरूम में टीच करते हो वो होता है, और ये आपका इवैल्यूएशन है, दैट्स इट। अगर मैं यहाँ तक छोड़ दूं तो क्या आप क्वेश्चन बना पाएंगे? फिर अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए तो आप बना पाएंगे? आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम अपने कंटेंट को प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों के सामने, वो भी यहाँ पर मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज और स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या है, आपकी थर्ड स्टेप हो जाती है। एंड देन द लास्ट स्टेप जो है आपका वो है टीचिंग स्ट्रेटजीज। यानी कि आप अगर पढ़ा रहे हो, आप पूरा सेट हो, आपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट कर लिया है, आपने कंटेंट को डिसाइड कर लिया, आपने अपनी स्टाइल्स जो है टीचिंग की पेश करने की वो भी बढ़िया तरीके से कर ली है। अब आप किन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, आप टीचिंग के कौन से एड्स का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, आप रियलिस्टिक इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे क्लासरूम में ताकि बच्चों को चीज़ें अच्छे से डिसाइड हो जाए। ये हम यहीं पर प्लानिंग स्टेज के अंदर ही हम इस चीज़ को प्लान कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इवैल्यूएशन भी यहीं पर ही प्लान कर लेते हैं कि अगर बच्चे का मैंने मूल्यांकन करना है तो मैं कैसे मूल्यांकन करूंगी, किस तकनीक का इस्तेमाल करूंगी, मैं उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछूंगी, वो सारी चीज़ें किसका हिस्सा हो जाती है, वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा हो जाती है। ठीक है, इतना यहाँ से समझ में आया कि अभी ये क्लासरूम में चीज़ें नहीं हो रही है, क्लासरूम से पहले है। ठीक है, प्री क्लासरूम
ये सारी चीजें क्या है, क्लासरूम से पहले है। यहाँ पर जो सारा रोल है वो किसका है, वो एक शिक्षक का है, यानी एक टीचर का रोल है। ठीक है, इतना यहाँ से समझ में आया। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो कि आपका सेकंड नंबर का, ये आपके प्री क्लासरूम से पहले की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अब जो हमने यहाँ पर प्लान किया है उसको लागू करने का टाइम है यहाँ पर, कि अब इन सारी चीजों को क्लासरूम के अंदर क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो ये आपका टीचिंग फेज है। ठीक है, आप इसको क्या बोलेंगे, ये आपका टीचिंग फेज है, यानी कि शिक्षण का चरण है। इसके साथ साथ ये आपका इंटरैक्टिव फेज भी है। ठीक है, इंटरैक्टिव फेज किसके बीच में, टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन भी यहाँ पर होती है। भाई अगर आप पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका और आपके बच्चों का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, जो कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव फेज है, यहाँ पर आपकी एक्चुअल टीचिंग हो रही है। ठीक है, तो सेकंड में आपको अब इसके ऑपरेशंस क्या है, इसके 3 ऑपरेशंस है यहाँ पर जिनको हमने समझना है। सबसे पहली चीज है आपका क्या, सेटिंग अप द क्लास, यानी कि क्लास को जब एक टीचर क्लासरूम में जाएगा तो सबसे पहले उसका काम क्या है, वो सिर्फ जाते ही साथ बुक नहीं उठा करके बैठ जाएगा। एक जो आइडियल टीचर होता है उसका सबसे पहला क्या हो जाता है कि वो अपने क्लासरूम को चेक करता है। वो जैसे ही क्लासरूम में गया वो देखता है अपने क्लासरूम का साइज। भाई मान लो आपकी किसी के क्लासरूम में मान लो 15 बच्चे हैं और किसी के क्लासरूम में मान लो 60 बच्चे हैं, तो डिपेंड करता है ना, आपको उसी तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको उसी तरीके से, बिकॉज आपके लिए हर एक बच्चा मायने रखता है। तो आपके क्लासरूम का साइज आपको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइज ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, आपके बच्चों का मूड, भाई मूड ऑफ द लर्नर भी यहाँ पर मैटर करता है, भाई वो पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं इंटरेस्ट करते हैं। ठीक है, क्लासरूम का साइज आप देखेंगे, मूड चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारे, इसके साथ साथ आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, कौन सा बच्चा आपका सुपीरियर है, किसको अच्छे से समझ में आता है। तो ये सारी चीजें भी एक टीचर को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई स्लो लर्नर वगैरह सारी चीजें। तो ये क्या है, सबसे पहली चीज क्या करेगा क्लासरूम में जाते ही टीचर, सेटिंग अप द क्लास, यानी कि क्लासरूम के साइज वगैरह को चेक करेगा। अब यहाँ पर ये साइज वगैरह चेक कर ली, सब कुछ चीजें देख लिया। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, एक टीचर क्या करेगा, लर्नर को डायग्नोज करने का काम करेगा। ठीक है, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उनको निदान करने का काम करेगा। हिंदी में मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, इसमें क्या करेगा टीचर, क्या करेगा, बच्चों का इंटरेस्ट चेक करेगा, बच्चों की रुचि क्या है उसको चेक करेगा, बच्चे की जिस कंटेंट को आपने प्रेजेंट करना उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करने का काम करेगा, बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है उस बारे में, आप कोई भी टॉपिक अगर डिलीवर कर रहे हो तो उसके बारे में बच्चे की जानकारी क्या है वो सारे चेक करने का यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, जो बच्चा है उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है ये सारा चेक करने का काम यहाँ पर टीचर के द्वारा करा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो गया। अब यहाँ पर लर्नर का डायग्नोसिस भी हो गया है। अब आपकी आती है किसकी, पढ़ाई की बारी, यानी कि यहाँ पर आपकी एक्चुअल टीचिंग हो रही है। ठीक है, एक्चुअल टीचिंग यानी कि वास्तविक जो शिक्षण है वो आपका कहाँ पर हो रहा है, इसमें हो रहा है, इस स्टेप में, एक्शन और रिएक्शन में। एक्शन और रिएक्शन मतलब यहाँ पर आपका एक्चुअल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, एक्चुअल इंटरेक्शन होता है, किसके बीच में, टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। बिकॉज अगर मैं एक टीचर हूँ, मान लो मैं क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं जो पढ़ाऊंगी, मैं जो एक्शन करूंगी उसका रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से आएगा। बच्चे अगर कोई भी चीज पूछ रहे हैं तो आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो एक्शन और जो रिएक्शन है वो वाली स्टेज आपकी कौन सी है, एक्चुअल टीचिंग की है, जहां पर आपका एक्चुअल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब ये आपका 3 तरीके से कैटेगराइज है। कैसे, सबसे पहले है आपका सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि जो स्टिमुलस क्या होता है, भाई स्टिमुलस वो होता है जिसके प्रति जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, है ना, उद्दीपक जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो उद्दीपक का चयन, उद्दीपक का प्रस्तुतिकरण और उसके बाद फीडबैक और रीइंफोर्समेंट, ये तीनों चीजें क्या हैं इसको समझेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस का मतलब ये है कि अगर मान लो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एज ए टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस प्रकार के स्टिमुलस को यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, चयन करूँ, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाएं और बच्चे अपना फीडबैक भी दें। ठीक है, तो एक टीचर को यहाँ पर ये जरूर पता होना चाहिए कि तो सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस यहाँ पर मायने रखता है। उसके बाद आपने जो है सिलेक्शन तो कर लिया, अब आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो बच्चों के समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपको उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पिक करने हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आपका प्रेजेंटेशन करने का स्टाइल यहाँ पर चेक करता है। अब आपने कर दिया वो सारी चीजें, आपने सिलेक्शन कर लिया, प्रेजेंट भी कर लिया, जो एग्जाम्पल देना था, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब बात आती है फीडबैक की।
ठीक है। अब बारी किसकी आती है, फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और आपकी फीडबैक और यहाँ पर है थर्ड चीज क्या है, रीइंफोर्समेंट। लास्ट चीज क्या है, रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। अगर बच्चे यहाँ पर फीडबैक दे रहे हैं और अगर आपने देखा कि फीडबैक अगर बच्चे ने सही दिया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने अगर उसका सही आंसर दिया है, तो फिर बारी आती है किसकी, रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है अगर पॉजिटिव हो और नेगेटिव, दो तरीके के रीइंफोर्समेंट होते हैं, उम्मीद करती हूँ तो आपको पता ही होगा, बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो होता है जो आपके किसी भी व्यवहार को बढ़ाता है। अगर आपने कोई भी व्यवहार दिखाया, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, आपने रिप्लाई दिया, अगर मुझे वो क्वेश्चन सेटिस्फेक्शन लगता है तो मैं आपको शाबाशी दूंगी, आपको वेरी गुड बोल सकती हूँ क्लास में बच्चों को। तो इससे क्या होगा, बच्चे और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उस चीज़ को और भी, उस व्यवहार को रिपीट करेंगे। लेकिन अगर बच्चे अगर गलत आंसर करते हैं तो मैं उनको डांट सकती हूँ, मैं उनको स्कोल्ड कर सकती हूँ। तो ये क्या है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और वो इसलिए किया जाता है कि जिस व्यवहार को बच्चे दिखा रहे हैं वो उसको अब रिपीट ना करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, वो आती है आपके रीइंफोर्समेंट में। तो ये पूरा क्लासरूम का हो गया, पूरी चीजें हमने प्लानिंग कर ली सबसे पहले कंटेंट की। अब हमने वो सारी चीजें यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया सेकेंड स्टेज में। अब लास्ट स्टेज आती है, दैट इज पोस्ट एक्टिव, जिसको आप इवैल्यूएशन स्टेज बोलते हो। अभी तक आपने जो प्लान किया था, जो आपने क्लासरूम में पढ़ाया है, उसकी अब बारी है परखने की कि अब बच्चों ने कितना यहाँ पर सीखा है। वो हम कैसे करते हैं, इवैल्यूएशन से करते हैं। इसके भी आपके 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज। इसको आपको हो सकता है यहाँ समझ में आए, मैं आपको समझाती हूँ कि आप जिस बिहेवियर की आशा कर रहे हो बच्चे के अंदर, मान लीजिए मैं अलजेब्रा पढ़ा रही हूँ और अलजेब्रा पढ़ने के बाद अगर बच्चे ने अलजेब्रा पढ़ लिया है तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना पाएगा। अगर उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन बना पा रहा है तो मतलब उसका बिहेवियर क्या हुआ, चेंज हुआ। पहले वो क्वेश्चन नहीं बना पा रहा था लेकिन बाद में वो क्वेश्चन बना पा रहा है तो उसका व्यवहार चेंज हुआ, बिहेवियर चेंज हुआ। और अगर वो बिहेवियर एक अच्छे उसमें चेंज हो रहा है, यानी कि अगर बच्चा क्वेश्चन बना पा रहा है तो यानी कि आपने जो डिलीवर करा है, जो आपका शिक्षण है, वो प्रभावी ढंग से हुआ है, ये यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चा वो एक सुटेबल बिहेवियर नहीं दिखा पा रहा है तो मतलब आपका जो शिक्षण है वो कहीं ना कहीं वीक रह गया। तो यहाँ पर आप अपनी शिक्षण को रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड स्टेज है कि अब क्या करेंगे आप, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकती है। आप यस और नो से भी पूछ सकते हो, आप ट्रू फॉल्स से भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो, आप वन वर्ड से पूछ सकते हो, आप जो है सब्जेक्टिव यानी कि आप लेंथी क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो कि आपने प्लानिंग में करा था, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन के कौन कौन से तकनीक आप इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है चेंजिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग। अब आपने इवैल्यूएशन कर लिया, इवैल्यूएशन करने के बाद आपको ये पता चल गया कि किन बच्चों को अच्छे से समझ में आया है और किन बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो उसके बेस पे आप अपने स्ट्रेटजीज में क्या लाएंगे, बदलाव लाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बच्चों की तो गलती होती नहीं है। अगर आपको अपने टीचिंग मेथड्स में यहाँ पर सुधार करना होता है तो बच्चों ने क्या परफॉर्म किया है उसके बेस पर आप अपने स्ट्रेटजीज में चेंज लाएंगे। ये आपका थर्ड स्टेज है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको तीनों स्टेज यहाँ पर समझ में आए होंगे। फर्स्ट स्टेज है प्लानिंग, जिसमें आप पूरा प्लान करते हो चीज़ों को। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आप सारी चीज़ों को लागू करते हो। एंड थर्ड स्टेज है जिसमें आप इवैल्यूएट करते हो और साथ साथ अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज है उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप इसको बोल सकते हो रिफ्लेक्शन, ठीक है। थर्ड जो है आपकी रिफ्लेक्शन की स्टेज है। रिफ्लेक्शन किसका, आपके खुद के शिक्षण को आप रिफ्लेक्ट करते हो कि कितना सही जा रहा है, कितना नहीं, कितना उसमें बदलाव की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको एक क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और टीचिंग और को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।